दोस्तों, वेदांता लिमिटेड की बात करें तो कंपनी की एजीएम कंप्लीट हो चुकी है और इस एजीएम के दौरान क्या क्या रेजोल्यूशन पास किए गए उसको समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और चेयरमैन की तरफ से क्या बयान दिया गया है, उन्होंने पूरा विज़न क्लियर किया है और भी कुछ सवाल लोगों के मन में थे उसके जवाब भी यहाँ पे दिए गए। डीमर्जर को लेकर भी उन्होंने अपनी राय रखी है। और सबसे जो बड़ी बात है कि पिछले दिनों जो मामला निकल कर आया है, जहाँ पे एक शॉर्ट सेलर वॉइस रॉय ने जो रिपोर्ट जारी की थी कि वेदांता की जो कंपनी है वेदांता रिसोर्सेज वो परजीवी है और वो एक डूबती हुई नाव है, उसके ऊपर भी कंपनी का बयान आ चुका। और दूसरी तरफ जेपी मॉर्गन भी वेदांता के सपोर्ट में आ चुका है। जेपी मॉर्गन ने कहा है कि एक शॉर्ट सेलर अपने फ़ायदे के लिए ऐसी रिपोर्ट जारी करते हैं, उसमें कोई तथ्य नहीं है। पूरा मामला क्या उसको समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से और आने वाले इसमें वेदांता के अंदर किस तरह से संभावना पॉजिटिव बनेगी जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। इसको डिविडेंड का बादशाह कहा जाता है, लगातार अच्छा डिविडेंड देने वाली कंपनी है और डिविडेंड से लोग मालामाल होते हैं वेदांता में। और अब कंपनी 5 हिस्सों में बंटने जा रही है। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले वेदांता लिमिटेड के कारोबार की बात करें तो 441 पर आज क्लोजिंग थी, जहाँ पे 0.55% की तेज़ी देखने को मिली, यानी लगभग आधा % की तेज़ी थी। और ये तब जब बाजार में भारी भरकम गिरावट हुई है, उसके बावजूद भी वेदांता ने बेहतर किया है क्योंकि उस खबर का कोई असर नहीं हुआ। जहाँ पे वाइस रॉय ने जो रिपोर्ट जारी की थी, उन्होंने सोचा था कि बिल्कुल अदानी ग्रुप पे जैसे हिंडनबर्ग ने बम डाला था वैसे ही डाल के हम पैसा कमाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लोग समझदार हैं और इस बात को किसी ने भी सीरियसली लिया ही नहीं। तो यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, कंपनी की जो 60वीं एनुअल जनरल मीटिंग थी वो कंप्लीट हो चुकी है और उसका नतीजा आ चुका है। तो देख सकते हो कि यह 5:30 बजे शाम को एनुअल जनरल मीटिंग शुरू हुई थी, जिसमें जो शेयर होल्डर थे उन्होंने अपने वोटिंग राइट का इस्तेमाल किया था और जो प्रस्ताव थे उसके फेवर में और उसके खिलाफ उन्होंने अपने हिसाब से वोट दिए। तो यहाँ पे मीटिंग की शुरुआत देख सकते हो कि 3 बजे हुई थी, शाम को 5:30 बजे मीटिंग कंप्लीट हुई है, यानी लगभग ये 2.5 घंटे मीटिंग चली थी। तो यहाँ पे वो कौन से प्रस्ताव थे, तो पहला जो यहाँ पे ऑर्डिनरी जो प्रस्ताव रखा गया था वो था क्वार्टर 4 का रिजल्ट। क्वार्टर 4 का रिजल्ट अपने शेयर होल्डर के सामने रखा गया, उनकी यहाँ पे रजामंदी ली गई वोटिंग के माध्यम से। दूसरा प्रस्ताव था पूरे साल का, यानी 31 मार्च 2025 का रिजल्ट, और ये भी एक ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन था जिसको पूर्ण बहुमत से पास किया गया। और तीसरा यहाँ पे प्रस्ताव था वो इंटरिम डिविडेंड के लिए, जो कंपनी ने डिविडेंड का ऐलान किया मार्च 2025 के लिए ऑर्डिनरी डिविडेंड, और ये प्रस्ताव भी यहाँ पे शेयर होल्डर की रजामंदी के साथ पास किया गया। अब जल्दी ही डिविडेंड मिल जाएगा। इसके अलावा रीअपॉइंटमेंट है प्रिया अग्रवाल, तो ये देख सकते कि वो रिटायर होने जा रही थी अपने पद से और उन्होंने फिर से यहाँ पे एलिजिबल थे, उन्होंने रीअपॉइंटमेंट के लिए यहाँ पे दरखास्त की थी और एज ए वो डायरेक्टर के तौर पे, और अब वो देखें तो ऑर्डिनरी प्रस्ताव के माध्यम से इसको भी पास किया गया। कुछ स्पेशल बिजनेस के भी प्रस्ताव थे, जिसमें यहाँ पे देखो कि रीअपॉइंटमेंट हुए मिस्टर अरुण मिश्रा, जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कंपनी के हैं, और देख सकते हो कि 1 जून 2025 से लेके देख सकते हो कि 31 मई 2026 तक के लिए उनका कार्यकाल के लिए यहाँ पे प्रस्ताव रखा गया था। ये भी ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन था। इसके बाद में यहाँ पे देख सकते हो कि अपॉइंटमेंट संजय ग्रोवर एसोसिएट एंड प्रैक्टिस कंपनी सेक्रेटरी के तौर पे, ये ऑडिटर फर्म है इनकी। तो 1 अप्रैल 2025 से लेकर 31 मार्च 2030 तक के लिए उनके कार्यकाल को भी यहाँ पे रजामंदी दी गई है। इसके अलावा यहाँ पे देखते हो कि कॉस्ट ऑडिटर की जो मेहनताना उसके प्रस्ताव को भी यहाँ पे हरी झंडी दी गई। इसके अलावा यहाँ पे देखो कि मेटर रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन के लिए जो भी प्रस्ताव थे उसको भी यहाँ पे ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन के माध्यम से मंजूरी दी गई। और यहाँ पे दूसरे और भी प्रस्ताव थे, जिसमें ESL स्टील लिमिटेड का जो पार्टी रिलेटेड ट्रांजैक्शन था। तो ये सारे प्रस्ताव थे, करीब 9 प्रस्ताव जिसको यहाँ पे पास करवाया गया शेयर होल्डर के पास से। अब वेदांता के AGM की तरफ से जो अपडेट निकल के आ रही है, तो चेयरमैन अनिल अग्रवाल ने फाइनेंशियल ईयर 2025 के शानदार नतीजों के साथ भविष्य की बड़ी योजनाएं भी रखी है। कंपनी ने अब तक की सबसे ज़्यादा आमदनी हासिल की है। अब उसका जो फोकस है डबलिंग प्रोडक्शन, नई स्मेल्टर यूनिट और डीप टेक स्टार्टअप्स के ऊपर साझेदारी करने ऊपर है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि फाइनेंस 2025 में कंपनी ने 1.50 लाख करोड़ की
यहाँ पे इनकम जनरेट किया, रेवेन्यू जनरेट किया। फाइनेंशियल 2025 में वेदांता ने अब तक की सबसे सालाना दर पर रेवेन्यू अर्न किया है। कंपनी की मजबूत ऑपरेशनल परफॉर्मेंस और मल्टी बिजनेस रणनीति का ये नतीजा है। हिंदुस्तान जिंक में भारी निवेश किया, करीब 12,000 करोड़ रुपए का निवेश किया जा रहा है हिंदुस्तान जिंक में। एक नई 2.5 लाख टन क्षमता वाली स्मेल्टर यूनिट के लिए यह यूनिट हिंदुस्तान जिंक की क्षमता बढ़ाने और लागत घटाने में अहम साबित होगी। शेयरधारकों के लिए मतलब मेटल सेगमेंट में ये निवेश लॉन्ग टर्म वैल्यू जोड़ सकता है और एबिटाडा में मजबूती ला सकता है। साथ में कंपनी की योजना है कि ऑयल एंड गैस प्रोडक्शन को 3 लाख बैरल दिन तक ले जाया जाए, जो मौजूदा स्तर से करीब दोगुना होगा। अनुमान है कि इससे कैश फ्लो और रिटर्न ऑन कैपिटल में बड़ा सुधार हो सकता है। एल्यूमिनियम प्रोडक्शन में बढ़ाने भी फोकस होगा, तो एल्यूमिनियम बिजनेस की प्रोडक्शन क्षमता को 31 लाख टन प्रति वर्ष तक ले जाने की योजना है। पिछले साल की तुलना में ये 20 से 25% की वृद्धि हो सकती है, जिससे वैल्यू एडेड प्रोडक्ट के जरिए मार्जिन बेहतर होंगे। और स्टार्टअप के ऊपर साझेदारी की तरफ भी इन्होंने कोशिश की, जिसमें वेदांता ने यहाँ पे 1000 डीप टेक स्टार्टअप के साथ में पार्टनरशिप करने की योजना बनाई है, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लीन एनर्जी, मटेरियल साइंस जैसे क्षेत्रों में फोकस होगा। कंपनी के डीमर्जर प्रस्ताव को 99.5% जो शेयरधारक है उनकी और साथ में जो उनके लेनदार है उनका यहाँ पे समर्थन मिल चुका है। उनकी तरफ से उनके वोटिंग राइट में उन्होंने इसके प्रस्ताव के पक्ष में वोट किया है। डीमर्जर की प्रक्रिया अब रेगुलेटरी मंजूरी का इंतजार कर रही है। डीमर्जर के बाद वेदांता के हर बिजनेस जैसे कि एल्यूमिनियम, जिंक, ऑयल, गैस और पावर को अलग अलग कंपनियों में बदल दिया जाएगा। तो इसकी जानकारी दे देंगे कि जल्दी सरकार की तरफ से सारी मंजूरी मिल गई तो डीमर्जर हो जाएगा। तो यहाँ पे अनिल अग्रवाल ने बिजनेस को लेकर यानी डीमर्जर के बिजनेस को लेकर कहा है कि हर बिजनेस 100 अरब डॉलर तक जा सकता है। अनिल अग्रवाल का कहना है कि हमारा मानना है कि वेदांता के हर बिजनेस यूनिट में इतना दम है कि वो 100 बिलियन डॉलर की वैल्यू बना सकता है। यह स्टेटमेंट निवेशकों को लॉन्ग टर्म ग्रोथ के प्रति आश्वस्त करता है। मल्टी बिजनेस स्ट्रक्चर में अनलॉकिंग वैल्यू यानी डीमर्जर से शेयर होल्डर को अलग अलग यूनिट में हिस्सेदारी मिलेगी, जिससे स्पेशलाइज्ड वैल्यू बन सकती है, यानी हर शेयर में उनको अलग से अपना फ़ायदा मिल सकता है। हर शेयर अपने हिसाब से आगे बढ़ेगा, तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट होगा शेयर होल्डर के लिए, अनिल अग्रवाल का कहना है। बड़ी कैपेक्स योजना लाई गई, जिसमें जिंक, ऑयल, गैस और एल्यूमिनियम जैसे निवेश में आने वाले 2 सालों में रेवेन्यू और मार्जिन में पॉजिटिव असर देखने को मिलेगा। फाइनेंशियली 2026-27 में बड़ी छलांग की उम्मीद है। यदि डीमर्जर और उत्पादन वृद्धि समय पर पूरी हुई तो कंपनी का वैल्यूएशन तेजी से बढ़ सकता है। और आप देख सकते हो कि ये ज़बरदस्त एक आप देखें बात की गई अनिल अग्रवाल की तरफ से। वेदांता की एजेंट में अनिल अग्रवाल ने बड़े प्लान पेश करते हुए फाइनेंशियल 2025 की मजबूत परफॉर्मेंस के बाद फाइनेंशियल 2026 में एक और छलांग लगाने की तैयारी दिखाई है। कंपनी का फोकस उत्पादन को दुगना करने, स्टार्टअप्स के साथ टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ने और हर बिजनेस को इंडिपेंडेंट 100 बिलियन वैल्यू में बदलने की राह पे कंपनी चल रही है। बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है और ये इशारा करिए कि आने वाले में वेदांता कमाल कर सकता है। अब जैसे कि आप देख सकते हो कि जो रिपोर्ट निकल कर आई थी, जिसमें वॉइस रॉय ने कहा था कि वेदांता का जो सब्सिडीज कंपनी है वेदांता रिसोर्सेज वो पॉन्जी स्कीम है, लेकिन अब देखें तो जेपी मॉर्गन ने उनकी बात को बिल्कुल गलत साबित किया है और उन्होंने वेदांता के ऊपर पूरा भरोसा जताया और उनका कहना है कि वेदांता बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो ये देख सकते हो कि 2 साल पहले हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट ने गौतम अदानी के बिजनेस साम्राज्य को झटका दिया था। अब कुछ वैसे ही हलचल अनिल अग्रवाल की कंपनी वेदांता ग्रुप को लेकर भी दिख रही है। अमेरिकी शॉर्ट सेलर फर्म वाइसरा रिसर्च ने वेदांता ग्रुप पर गंभीर वित्तीय अनियमितता और ग्रुप को दिवालिया होने के कगार पर बताने वाले आरोप लगाए। इस रिपोर्ट का सीधा असर शेयर बाजार में भी दिखा। वेदांता के शेयर में बुधवार को 9 जुलाई को 7.7% की गिरावट हुई। हिंदुस्तान जिंक में 5% की गिरावट है, लेकिन इन आरोपों के बीच एक बड़ी ग्लोबल फाइनेंशियल फर्म जेपी मॉर्गन वेदांता के समर्थन में आ गई है। तो जेपी मॉर्गन जिनके पास बहुत सारा अनुभव है वो वेदांता के साथ है। 87 पेज की रिपोर्ट में वाइसरे रिसर्च ने दावा किया कि वेदांता लिमिटेड की पेरेंट कंपनी वेदांता रिसोर्सेज लिमिटेड एक परजीवी कंपनी है जो पॉन्जी स्कीम की तरह चल रही है। रिपोर्ट में कहा गया कि पूरी ग्रुप स्ट्रक्चर न केवल फाइनेंशियली अस्थिर है बल्कि ऑपरेशनल लेवल पर कई इसमें खामियां है, जिसके इससे कर ज़्यादा भारी जोखिम में दिखाई दे रहे। रिपोर्ट के जारी होने के बाद वॉइसराय ने साफ किया कि उसने VRL के डेट स्टैक पर शॉर्ट पोजीशन ली हुई, यानी गिरावट से प्रॉफिट कमाने की उन्होंने रणनीति अपनाई है, यानी उन्होंने अपने फ़ायदे के लिए रिपोर्ट दी है। ये उन्होंने क्लियर किया कि उन्होंने शॉर्ट किया है। तो देख सकते हो कि वेदांता ने भी क्लेरिफिकेशन दे दिया है। उन्होंने वाइसराय की रिपोर्ट को झूठा और भ्रामक कहा है। उनका कहना है कि इस रिपोर्ट में कोई तथ्य नहीं है। कंपनी का कहना है कि ये रिपोर्ट मार्केट में घबराहट फैलाकर प्रॉफिट कमाने की एक साजिश है। कंपनी ने निवेशकों से अपील की कि वे इन आरोपों पर बिना सच्चाई परखे कोई निर्णय नहीं ले। तो बिल्कुल वेदांता ने इस रिपोर्ट को खारिज किया है। और दूसरी तरफ वाइसराय के तीखे आरोपों के ठीक बाद ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म जेपी मॉर्गन ने वेदांता पर विस्तृत रिपोर्ट जारी कर कंपनी के फाइनेंशियल सेहत की पड़ताल की है और उसे सकारात्मक नज़रिए से देखा है।
तो जेपी मॉर्गन का क्या कहना है, तो देखिए तो जेपी मॉर्गन का कहना है कि वेदांता लिमिटेड ने फाइनेंस 2025 में हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड को छोड़कर लगभग 3.1 बिलियन डॉलर का एबिटाडा दर्ज किया है। उसकी नेट लीवरेज 2.2x रही है, जो किसी वित्तीय परेशानी का संकेत नहीं देती है। वही हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की नेट लीवरेज सिर्फ 0.x रही है। अब यहाँ पे रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत सरकार ने हिंदुस्तान जिंक में अभी भी 3 बड़े जो बोर्ड की सीटें अपने पास रखी हुई, जिससे वह कंपनी के बड़े फैसलों पर नियंत्रण बनाए हुए है। बीते समय में सरकार के कुछ फैसलों पर वीटो भी किया, जिससे ये जाहिर है कि सरकार की निगाहों में ये कंपनी पूरी तरह से कोई चिंता की तो बात नहीं है। और टैक्स विवाद कोई असामान्य बात नहीं है। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड पर 15,150 करोड़ के टैक्स के क्लेम है, जो अभी कोर्ट में लंबित है। लेकिन जेपी मॉर्गन का कहना है कि इस तरह के विवाद भारत जैसे रेगुलेटेड सेक्टर में सामान्य है। जेएसडब्ल्यू स्टील जैसे बड़े समूहों पर भी इतने क्लेम है और उसकी बैलेंस शीट में इन्हें नहीं जोड़ा गया है। और दूसरी तरफ तो रिपोर्ट में इस बात पर भी सफाई दी गई है कि सरकार और वेदांता के बीच में एक पुराना पुट कॉल ऑप्शन था, जो अब अप्रासंगिक हो गया है, क्योंकि प्रोजेक्ट लोकेशन बदलने की जानकारी सरकार को दी गई थी। बीते 20 साल में अगर कोई चूक हुई होती तो सरकार जरूर कार्रवाई करती। कुल मिला के जेपी मॉर्गन ने कहा है कि ये एक भ्रामक बात है। अपना फ़ायदा कमाने के लिए शॉर्ट सेलर है वॉइस रहे, उन्होंने रिपोर्ट जारी की है, उसमें कोई तथ्य नहीं है। तो कुल मिला के देख सकते हो कि जेपी मॉर्गन का कहना है कि वेदांता लिमिटेड बॉन्ड्स को ओवरटेक, जो जेपी मॉर्गन का कहना है कि जो बॉन्ड्स है उसको ओवरवेट रेटिंग दी है, यानी निवेश अनुकूल माना है इसको। उनका माना है कि वेदांता में सालाना 5 बिलियन डॉलर का एबिटाडा जनरेट हो रहा है। कंपनी फाइनेंस 2026 में 1 बिलियन डॉलर की बैंक फंडिंग से भी उन्होंने जुटाई और बॉन्ड यील्ड भी 8 से 10% के आकर से स्तर पर बने हुए हैं। यानी कुल मिला के देख सकते हो कि जेपी मॉर्गन का कहना है कि कहीं कोई कमी नहीं है, और ऐसे में हम कह सकते हैं कि वेदांता बहुत मजबूत है और आने वाले वर्ष में बेहतर कर सके। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।